हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ECS। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। 8 जून 2021 द हिंदू से संबंधित इनके मेजर आर्टिकल से संबंधित न्यूज़ जिन पर जीएस के क्वेश्चन बन सकते हैं, जनरल स्टडी सामान्य तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर इन इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एडल्ट लोगों को अब फ्री में वैक्सीन मिलेगी, इस पर चर्चा के अंतर्गत DPSP पर चर्चा। दूसरा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अंगा के द्वारा मालदीव को इसके अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। तो टर्की उस पद से अब हट गया है। अब 1 साल का उसका टेन्योर कंप्लीट हुआ। अब मालदीव उस अध्यक्ष पद पे आ चुका है, जो कि भारत के लिए अच्छा है। भारत ने बोला है कि हमको कोऑपरेशन सहयोग चाहिए होगा मालदीव से। तीसरा है UDID, अद्वितीय अक्षमता पहचान। इस पर आर्टिकल निकला है द हिंदू में कि UDID को, जो अद्वितीय अक्षमता पहचान, उसको मैंडेट कर दिया जाए। किस मंत्रालय के अंतर्गत है, क्या है, जानेंगे। चौथा है आसियान, दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन के द्वारा फॉरेन मिनिस्ट्री की जो बैठक हुई, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया चाइना के द्वारा। तो इस पे चर्चा, क्या है आसियान, कौन कौन से देश हैं, कौन से नहीं हैं। केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण, जिसको हम लोग कारा कहते हैं, इसके बारे में चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी करी गई नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की रिपोर्ट के बाद कि इलीगल अडॉप्शन किया जा रहा है, इलीगली अडॉप्ट कर रहे हैं बच्चे, अडॉप्ट किए जा रहे हैं, इस पर ध्यान दी केंद्र सरकार। बेलारूस की लोकेशन के बारे में चर्चा। और सेक्शन 377 नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसके बाद सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इसके बारे में प्रश्न कि व्हाट इज सेक्शन 377 और LGBTQ के बारे में क्या न्यूज़ निकली रहा हिंदू में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन, 8 जून 2021। ECS को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ में आप प्रियांशु दुबे टेलीग्राम प्रियांशु दुबे ऑफिशियल पे पहुंच सकते हैं, जहाँ पर मैं रोज़ डेली बेसिस पे ये 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ पे PDF शेयर कर देता हूँ। आपको इससे फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट विल रिवर्ट टू सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन, मोदी जी के द्वारा बोला गया। ही ऑल्सो सेज द सेंटर विल प्रोवाइड वैक्सीन फॉर फ्री टू ऑल एडल्ट फ्रॉम जून 21 जून से सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन लगने लगेगी। आपको बताना इनमें से कौन से कथन भारत में जो हेल्थ केयर है उसके संबंध में और जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा के संबंध में सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज एमंग द प्राइमरी ड्यूटी। लोगों की जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, ये एक प्राइमरी ड्यूटी है। इंटरेस्टेड अपॉन द स्टेट बाई आर्टिकल 43 है। आर्टिकल 43 है जो कि एक DPSP इंटरेस्ट करता है राज्य को कि लोगों को हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ है, वो उसकी प्राइमरी ड्यूटी होनी चाहिए, उसको पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। आपको बताना है कि ऐसा ये स्टेटमेंट, क्या ऐसा ये सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है द फ्री फूड ग्रेन स्कीम, जो मुफ्त रूप में फूड ग्रेन्स स्कीम है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इट इज़ वैलिड अंटिल नवंबर 2021। ये अब नवंबर 2021 तक वैलिड हो गई है। आपको बताना है कौन से कथन में सही है। आंसर बी इज द राइट आंसर इज बी। ठीक, राइट आंसर इज बी, क्योंकि गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको एक्सटेंड किया गया नवंबर 2021 तक। लेकिन ये स्टेटमेंट आर्टिकल 43A में नहीं लिखा हुआ है। आपको कमेंट करना है किस आर्टिकल में लिखा है ये। फिर अगर 43A में नहीं लिखा है तो ये स्टेटमेंट किस आर्टिकल में लिखा है कि पब्लिक हेल्थ इज अमंग द प्राइमरी ड्यूटीज इंटरेस्टेड अपॉन द स्टेट। ठीक, आपको बताना है कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ। नेक्स्ट, मालदीव विंस अंगा इलेक्शन, इंडिया 6 क्लोज कॉपरेशन। बात के दौरान बोला गया कि हम क्लोज कॉपरेशन की उम्मीद करते हैं मालदीव के द्वारा, जिसके द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त करी गई। कौन बन गए हैं अध्यक्ष 76 सेशन के? उनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। देख रहे हैं, अब्दुल्ला शाहिद फॉरेन मिनिस्टर मालदीव के। इनके द्वारा अंगा के अध्यक्षीय पद के जो चुनाव थे उसमें विजय प्राप्त करी गई। इससे पहले ये जो अध्यक्ष 75th सेशन जो अंगा तक का था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे टर्की के कोई व्यक्ति, इनका नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ बोल्किन बोचकर कुछ नाम है, नाम आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की आम सभा है, इसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? जो कि अध्यक्ष होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, मालदीव इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष 2013 में बन चुका है। पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। दूसरा लिखा था ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जनरल असेंबली इज हेल्ड बाई पर्सन फॉर अ कपल ऑफ ईयर। जो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष बनता है वो कई सालों तक वो अध्यक्ष बना रहता है, कपल ऑफ ईयर बना रहता है। उसके बाद रोटेशन बेसिस पे किसी नए व्यक्ति को चुनकर इसके अध्यक्ष पद पर बैठा दिया जाता है। फिर लिखा है बिफोर मालदीव दिस ऑफिस वाज हेल्ड बाय टर्की। इससे पहले ये जो ऑफिस था मालदीव से पहले टर्की के हाथ में था। आपको बताना है कौन से कथन सही है। पहला तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मालदीव पहली बार इस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और जीता, ये उसका पहली बार था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, 1 साल का इनका टेन्योर होगा, उसके बाद वापस से चुनाव होगा और वापस से कोई नए देश का अध्यक्ष बनेगा। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसमें लिखा है कपल ऑफ ईयर्स, थोड़ी ना 1 साल के लिए टेन्योर है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, इससे पहले टर्की थे, अंगा के अध्यक्ष के पद के रूप में टर्की के कोई व्यक्ति संभाल लेते अंगा का अध्यक्ष पद, एकदम सही स्टेटमेंट है।
राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चले नेक्स्ट। थर्ड, बेलारूस की लोकेशन देख लीजिए। बेलारूस के आपको लैटविया दिख रहा है, टच कर रहा है, लिथुआनिया टच कर रहा है, पोलैंड टच कर रहा है, यूक्रेन टच कर रहा है, रशिया टच कर रहा है, लेकिन ये जो एस्टोनिया है ये टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब बाल्टिक स्टेट पूर्ण रूप से बेलारूस को टच नहीं करते। जो तीनों बाल्टिक स्टेट हैं, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये बेलारूस को पूरे तीनों टच नहीं करते। लैटविया, लिथुआनिया करता है। ठीक, लिखा है एस्टोनिया टच करता है, नहीं करता। रशिया करता है, हाँ करता है। पोलैंड करता है, हाँ करता है। रोमानिया करता है, नहीं करता। आंसर इज सी। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। चाइना होस्ट आसियान फॉरेन मिनिस्टर। तो चाइना के द्वारा होस्ट किया गया आसियान फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम द 10 चाइना इज होस्टिंग फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम द 10 एशियन कंट्री ऑन मंडे। होस्ट किया गया तो आसियान के बारे में संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन लिखा है, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर 1967। 1967 में इन 5 देशों के द्वारा इस आसियान संगठन का गठन किया गया था। कौन कौन 5 देश थे? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड या और सिंगापुर। तो आपको बताना क्या ये सही लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है द बॉडी इज हेडक्वार्टर्ड इन जकार्ता, इंडोनेशिया। ये जो आसियान है, दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन है, इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। मेरे ख्याल से आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मतलब अभ्युदय की क्लास में बीपीएल टीवी मिमिक्स बताया था। बीपीएल टीवी मिमिक्स बताया था और बोला था ये वो 10 कंट्री हैं जो कि आसियान कंट्री कहलाती हैं, दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन के अंतर्गत आती हैं। फाउंडिंग मेंबर में 5 लोग हैं। कौन है? मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। दे आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान। 1967 में इनके द्वारा ही एक डिक्लेरेशन के द्वारा स्थापित कर दिया गया आसियान। तो पहला स्टेटमेंट 110% ट्रू है। 1967 में ऐसा हुआ, ये 5 देश थे फाउंडिंग मेंबर। उसके बाद 5 नए मेंबर जुड़ गए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडोनेशिया, जकार्ता में है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आप कमेंट करके बताइए क्या मालदीव, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, क्या मालदीव ये आसियान देशों, जिसे हम लोग कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मेंबर स्टेट है? कमेंट करिए यस और नो। लिखिए कि मालदीव इज द मेंबर स्टेट ऑफ ये, या मालदीव इज नॉट द मेंबर स्टेट ऑफ ये, ऐसे लिख सकते हैं आप। UDID card can be used to register on CoWIN. तो the Union Health Ministry on Monday asked the state to include the unique disability identification, जिसे हम लोग कहते हैं अद्वितीय अक्षमता पहचान कार्ड एज अ फोटो ID for registering on the CoWIN 2.0 पोर्टल फॉर COVID-19 वैक्सीनेशन। तो कोविन जो 2.0 जो कोविड वैक्सीनेशन के लिए चलाया जा रहा है पोर्टल है, इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि UDID को मैंडेट कर दिया जाए। अद्वितीय क्षमता पहचान, क्या है अद्वितीय क्षमता पहचान? तो आपको बताना है अद्वितीय क्षमता पहचान के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है द UDID प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन 2016 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा UDID प्रोजेक्ट को 2016 में लॉन्च किया गया। जो इनका डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आपको बताना क्या कथन ये सही है। दूसरा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग के अनुसार देर आर 2.68 करोड़ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो PWD लोग हैं उनकी संख्या 2.68 करोड़ लोग हैं, विच इज़ अ लिटिल मोर देन 2% ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जो कि 2% से थोड़ा सा कम है। टोटल पॉपुलेशन का 2% से थोड़ा कम है, लेकिन इतनी पॉपुलेशन की बात की जा रही है कि जो कि PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी है। आपको बताने में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिए, ये दोनों ही कथन सही, बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। UDID जो अद्वितीय क्षमता पहचान है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में करी गई थी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के इस विभाग के द्वारा करी गई थी, ताकि जो अक्षम लोग हैं उनको एक अक्षमता पहचान पत्र दे दिया जाए, जिसके द्वारा उनको आसानी से चीज़ों में एक्सेस मिल पाए। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लें कि क्या है UDID के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टॉप इलीगल अडॉप्शन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि NCPCR के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके बाद इलीगल अडॉप्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टिप्पणी करी गई। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण, के बारे में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये जो केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार का एक सांवैधिक निकाय है। तो जो केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण है, कॉमा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का एक सांवैधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये एक स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट है, एक स्टैट्यूटरी निकाय है, बॉडी इसका नाम है कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण को द हैग कन्वेंशन 1993 के अनुसार अंतर्देशीय स्तर पर गोद लेने संबंधी प्रक्रिया विनियमित करने हेतु केंद्रीय प्राधिकरण बनाया गया है। तो अगर किसी को अडॉप्ट करना है बच्चे को, उसके लिए द हैग के जो कन्वेंशन 1993 का है, इसके लिए जो भारत सरकार के द्वारा बॉडी बनाई गई है जो रेगुलेट करेगी उन नियमों को जिनके द्वारा किसी बच्चे को गोद लिया जा रहा है, उस बॉडी का नाम है केंद्रीय प्राधिकरण, मतलब इस बॉडी का नाम है केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण। आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। याद रखिए, गोद लेना, अगर कोविड-19 के दौरान कुछ बच्चे अनाथ हो गए हैं तो राज्य ही उनका अभिभावक होगा। अब अगर आपको गोद लेना है तो आपको कारा की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही मजे मजे में अगर गोद ले आए, ये संभव नहीं। ठीक, तो इसके दोनों ही कथन, ये नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों कथन सही है। इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट। अच्छा, इससे पहले वाले मैंने क्या बता दिया। अच्छा, याद रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा है। नॉट करेक्ट का ये दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी। ठीक, ये मैंने शायद सी बता दिया, इसका डी। नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक, दोनों ही सही है। Which of the following statements are not correct regarding National Commission for Protection of Child Right? इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में सही नहीं है। पहला कथन लिखा है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आपको बताना स्टेटमेंट सही है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, किशोर संरक्षण गृह या निवास के अन्य किसी स्थान बच्चों के लिए बनाए गए संस्थान का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना, ऐसे संस्थान जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन है, इन सब का निरीक्षण करना या करवाना, यह नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत आएगा। आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन एकदम सही है, ये अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की स्थापना करी गई थी 2007 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर इसका सही डी, क्योंकि नॉट पूछा है तो डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्ट LGBTQIA+ कम्युनिटी। हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है इनको संरक्षण किया जाए। तो LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्शन 377? इसमें कौन सा कथन जो सेक्शन धारा 370 के संबंध में सही है, आपको बताना है। द सुप्रीम कोर्ट decriminalized homosexuality by striking off parts of section 377 of the Indian Penal Code। IPC भारतीय दंड संहिता के धारा 370 के कुछ भाग को मतलब उसके कुछ पार्ट को स्ट्राइकिंग ऑफ गिरा दिया गया। इसके द्वारा जो सेक्शन 377 है इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। जो हम लोगों ने थंबनेल लिखा तो वहाँ उस थंबनेल के अंतर्गत मैंने आपको एक केस दिखाया था। देखिए फिर से देखते हैं कौन सा केस है। केस का नाम है नवतेज सिंह जौहर। तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो ये सेक्शन 377 के कुछ भाग हैं उन्हें डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यही लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, धारा 377 जिसे अप्राकृतिक अपराध मतलब अननेचुरल ऑफेंस के नाम से भी जाना जाता है, इसको 1857 के विद्रोह के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। 377 कैसे आया था तो इसके बारे में लिखा है कि इसके ओरिजिन कहाँ से। थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन रिलेशन टू इशू ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी शुड बी अप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को साफ साफ बोला कि ये जो योग्यकर्ता प्रिंसिपल हैं जो कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं, इन रिलेशन टू इशू ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन से संबंधित ये योग्यकर्ता प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, ये भारत पर भी लागू होते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। आप चाहें तो योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसका सही कथन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केस का नाम याद रखिएगा, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, इसको याद रखिएगा, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। केस का नाम क्या याद रखिए, और ये जो अननेचुरल ऑफेंस भी कहते हैं सेक्शन 377 को, इसको याद रखिए।
साथ में योग्यकर्ता प्रिंसिपल का संबंध किसके साथ है, तो धारा सेक्शन 377 के साथ है, इसको भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। इस प्रकार से आज का आपका सेक्शन खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। आप मेरे टेलीग्राम लिंक प्रियांशु दुबे ऑफिशियल को सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको ये फोटो दिखाई देगी, जो अब दिखाई देगी शायद, ये फोटो दिखाई देगी, इसको इस पे आके आप ऐड हो जाएं, ताकि मैं PDF शेयर कर दूं। साथ पे इंश्योरेंस सर्विसेज जिस यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, इसका नाम है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक पहुंच पाए। डेली बेसिस पे साइंस की क्लासेस, आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ दिख जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। अभी थोड़ा लाइट मोड में चल रहा है, एक बार कैलेंडर आने दीजिए, थोड़ा फास्ट भागना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।